तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग के प्यारे से यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स बाय संजीत सर क्लासेस पर। तो देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 2 का ही टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक है परागण। हम लोग पिछले टॉपिक में मतलब पिछले क्लास में पुंकेसर और स्त्री केसर का भागों का अध्ययन कर चुके हैं और आज पढ़ना है परागण। तो देखिए, परागण क्या होता है। तो जब नर पुष्प का पुंकेसर मादा पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। जैसे ही नर पुष्प का पुंकेसर परागकोश से निकलकर यानी स्वतंत्र होकर वो मादा पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचता है और वहां जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग परागण कहते हैं, या पुंकेसर को स्त्री केसर के वर्ती काग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो देखिए, इसमें परागण किस प्रकार से होता है तो देखते हैं। ये जो है ये एक परागकोश है। ये एक क्या है, पुंकेसर। ये पुंकेसर है जिसमें ये एक परागकोश है और परागकोश में परागकण बनते हैं, अर्थात परागकोश में ही परागकण उपस्थित होता है। और देखिए, यहाँ एक फूल का मादा भाग है स्त्री केसर। ये जो है एक स्त्री केसर है। ये जो है एक स्त्री केसर भाग है। तो इसमें ये जो परागकण है, ये परागकण किसी माध्यम से, किसी कारक के माध्यम से ये जो है परागकोश से स्वतंत्र होकर और ये पुष्प के मादा पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचता है। तो देखिए, ये जो है परागकण परागकोश से निकला और किसी कारक के माध्यम से वर्ती काग्र पर पहुंचा और ये इसमें कारक या तो हवा हो सकता है या जल, हवा हो सकता है, जल हो सकता है, कीट हो सकता है और अन्य कारक हो सकता है। तो देखिए, तो यहाँ से परागकोश से परागकण स्वतंत्र हुआ और निकलकर ये नर पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचा और ये जैसे ही पहुंचता है तो यहाँ परागण की क्रिया होती है और इस प्रक्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। अर्थात परागकण को मादा पुष्प के वर्ती काग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं और इस प्रकार से इसमें परागकण हो गया, परागण की क्रिया हो गई। नेक्स्ट है परागण के प्रकार। तो देखिए, भिन्न भिन्न पुष्पों में या भिन्न भिन्न पौधों में भिन्न भिन्न प्रकार के परागण की क्रिया होती है, अर्थात अलग अलग
पौधों में परागण की क्रिया अलग अलग होती है, जिसमें परागण का 2 प्रकार होते हैं, एक स्वपरागण और दूसरा परपरागण, जिसे परनिषेचन भी कहा जाता है। तो देखिए अब इसमें स्वपरागण, तो स्वपरागण क्या होता है? तो जब एक ही पादप के पुष्प में उपस्थित परागकण उसी जाति के उसी पुष्प या दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र तक पहुंचता है, तब उसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण क्या होता है? तो देखिए स्वपरागण में क्या होता है, तो जब एक पौधे का पुष्प में उपस्थित परागकण उसी पुष्प के वर्ती काग्र तक या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र तक पहुंचता है, तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। नेक्स्ट है परपरागण। तो परपरागण क्या होता है कि जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र तक पहुंचता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग परपरागण कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो स्वपरागण होता है उसमें पौधे द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है, जिसमें एक ही पादप में परागकण और इसको हम लोग नेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ स्वपरागण की प्रक्रिया हो रही है। देखिए ये एक पुष्प है और इस पुष्प में ये पुंकेसर है और पुंकेसर की ये परागकोश है, जिसमें परागण उपस्थित है, परागकण, और ये एक स्त्री भाग है, पुष्प का स्त्री केसर है, और यहाँ में एक वर्ती काग्र है। तो ये एक ही पुष्प है जिसमें पुंकेसर भी है और वर्ती काग्र भी है, अर्थात इस पुष्प में नर भाग और मादा भाग दोनों हैं। अब देखिए ये जो परागकण है किसी माध्यम से वर्ती काग्र तक पहुंचा और ये परागकण वर्ती काग्र तक गया, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कह सकते हैं कि ये स्वपरागण है, क्योंकि एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्ती काग्र तक पहुंच रहा है और परागण की क्रिया संपन्न कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इस पुष्प में स्वपरागण की क्रिया हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ एक पुष्प है, ये जो है एक पुष्प है और यहाँ एक दूसरे पुष्प है। तो देखिए ये एक पुष्प है जिसमें यहाँ एक पुंकेसर है और है तो इसमें भी स्त्री केसर यहाँ, लेकिन इस पुष्प के स्त्री केसर तक न जाकर बल्कि यहाँ एक दूसरे पुष्प है जिसमें यहाँ एक वर्ती काग्र है, ये वर्ती काग्र भाग है। तो इसमें क्या हो रहा है
कि एक पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र तक पहुंच रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग पर परागन कहते हैं या पर निषेचन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र तक पहुंच रहा है और परागन की क्रिया हो रही है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ इस पुष्प में पर परागन की क्रिया हो रहा है और इस पुष्प में स्वपरागन की क्रिया हो रही है, अर्थात ये सेल्फ पॉलिनेशन का डायग्राम है और ये क्रॉस पॉलिनेशन का। देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है स्वपरागन। तो देखिए स्वपरागन होता है जो दो प्रकार का होता है। तो स्वपरागन में दो प्रकार से परागन की क्रिया होता है, जिसमें पहला है स्वयुग्मनज और दूसरा है सजात पुष्पीय परागन। तो स्वपरागन जो होता है दो तरह से होता है, दो प्रकार से, जिसमें पहले स्वयुग्मनज है और दूसरा जो है सजात पुष्पीय परागन। तो देखिए इसमें जो स्वयुग्मनज होता है, जो स्वयुग्मनज होता है, तो देखिए स्वयुग्मनज और सजात पुष्पीय में हम लोग अंतर देखेंगे। तो स्वयुग्मनज में क्या होता है कि जो पुष्प होता है इसमें पुष्प और पादप दोनों द्विलिंगी होता है। तो पुष्प भी द्विलिंगी होगा और पादप भी द्विलिंगी होगा। लेकिन जो सजात पुष्पीय परागन होता है उसमें भी तो होता है स्वपरागन की क्रिया। दोनों में देखिए स्वयुग्मनज और सजात पुष्पीय दोनों में स्वपरागन की प्रक्रिया होता है, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि जो स्वयुग्मनज होता है उसमें पुष्प और पादप दोनों द्विलिंगी होता है और जो सजातीय पुष्पीय परागन होता है उसमें पुष्प जो होता है एक लिंगी होता है और पादप जो होता है द्विलिंगी होता है। तो देखिए अब पुष्प और पादप का द्विलिंगी होने का अर्थ क्या होता है। तो द्विलिंगी का मतलब ये हुआ कि एक पुष्प है और उसी पुष्प में पुष्प का नर भाग और मादा भाग दोनों उपस्थित है। तो है तो एक ही पुष्प, लेकिन उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होता है, अर्थात परागकण भी बनता है उसी पुष्प में और उसी पुष्प में वर्ती काग्र भी उपस्थित होता है। तो हम कह सकते हैं कि वो पुष्प या ये पादप में भी होता है, तो कह सकते हैं कि ये पुष्प और पादप जो है द्विलिंगी है, क्योंकि इसमें दोनों नर और मादा दोनों भाग एक ही पुष्प या पादप में है। लेकिन एक लिंगी क्या होता है, तो देखिए एक लिंगी वो होता है जिसमें एक पुष्प में पुंकेसर होगा और किसी दूसरे पुष्प में अलग एक पुष्प में स्त्री केसर होता है, अर्थात स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों अलग अलग पुष्पों पर या अलग अलग पौधों पर उपस्थित होता है, तब हम उसे एक लिंगी पुष्प या एक लिंगी पौधे कहते हैं। तो देखिए अब इसमें परागन किस तरह से होता है, कैसे होता है। तो आइए स्वयुग्मनज में परागन देखते हैं। ये एक पौधा है जिसमें ये पुष्प है। अब ये पुष्प में पुष्प का जो ये भाग है यहाँ पे एक जो होता है पुंकेसर होता है और इसी फूल के दूसरे भाग में ये एक स्त्री केसर होता है और इस पुष्प ये जो पुंकेसर है उसका परागकण किसी माध्यम से यहाँ मादा के वर्तिकाग्र तक आता है और परागन की क्रिया करता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक ये पुष्प है और उसी पुष्प पर एक
पुंकेसर भी है और एक वर्तिकाग्र भी है, और ये पुंकेसर से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचा और यहाँ परागन की क्रिया हो गई, तो ये एक स्वपरागन हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्वयुग्मनज परागन तो हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सजात पुष्पीय परागन। तो इसमें क्या होता है कि ये एक पुष्प है, इसमें ये एक पुंकेसर होता है और एक पुष्प पे पुंकेसर हुआ, और उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर एक स्त्री केसर होता है। ये एक स्त्री केसर है और इसमें जो इसके पुंकेसर में जो परागकण होता है वो किसी माध्यम से वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और इस प्रकार परागन की क्रिया जो है होती है। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि ये एक पौधा था और ये एक पौधे का ये एक फूल है और इस फूल पे एक पुंकेसर मतलब एक नर भाग उपस्थित था पुंकेसर, और इसी पौधे के दूसरे फूल पे मादा अंग यानी स्त्री केसर उपस्थित था, और फिर इसका पुंकेसर का परागकण किसी माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचा और इस प्रकार परागन की क्रिया हुई। तो देखिए हम कह सकते हैं कि ये जो स्वयुग्मनज है इसमें एक ही फूल में परागन की क्रिया होता है, एक ही फूल पर परागन की क्रिया होता है और उसी फूल में नर का पुष्प का नर भाग और मादा भाग दोनों उपस्थित होता है और दोनों में स्वयुग्मनज परागन यानी स्वपरागन की क्रिया होता है। और सजात पुष्पीय जो पौधे होते हैं उसमें एक होते तो है एक ही पौधे, लेकिन उसमें एक पुष्प पर पुंकेसर होगा और एक पुष्प पे वर्तिकाग्र होगा, अर्थात नर भाग और मादा भाग दोनों अलग अलग पुष्पों पर उपस्थित होता है और इसमें पुंकेसर जो है किसी माध्यम से वर्तिकाग्र तक आता है और इसमें परागन की क्रिया होती है। इस प्रकार यहाँ हम लोग स्वयुग्मनज और सजात पुष्पीय पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है परनिषेचन या परपरागन। तो देखिए इसमें क्या होता है, परनिषेचन और परपरागन क्या होता है। तो इसमें निषेचन की क्रिया जो होती है अलग अलग पुष्पों में होता है, एक पुष्प अलग अलग पौधों में होता है, एक पौधे के पुष्प पे परागकण होगा और एक पौधे के पुष्प पे वर्तिकाग्र होगा और दोनों किसी माध्यम से पुंकेसर जो होता है किसी माध्यम से ये वर्तिकाग्र तक पहुंचता है और इस प्रकार परागन की क्रिया होता है। तो देखिए परनिषेचन में क्या होगा, यहाँ एक पुष्प है और इस पुष्प के कोई एक भाग कोई फूल, ये एक दो पौधे हैं, तो इस पौधे के कोई एक फूल पे परागकोश होगा, पुंकेसर होगा जिसमें यहाँ परागकोश है, तो ये पुंकेसर है। उस पौधे के एक फूल पे पुंकेसर जिसमें परागकण उपस्थित होता है। नेक्स्ट है दूसरे पौधे जिसका कोई एक पुष्प पर जिसके कोई एक पुष्प पर यहाँ स्त्री जननन अर्थात यहाँ स्त्री केसर उपस्थित होता है और इसका वर्तिकाग्र होता है इसमें। तो देखिए अब क्या होता है,
तो ये दो अलग अलग पौधे हैं जिनमें एक पौधे के कोई एक पुष्प पर पुंकेसर होगा और दूसरे पौधे के कोई एक पुष्प पर वर्तिकाग्र होगा। और ये परागकण से स्वतंत्र होकर किसी माध्यम से ये वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। ये जो परागकण होता है किसी माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचा और परागन की क्रिया किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पर परागन होता है उसमें दो अलग अलग पौधे होते हैं, जिसमें किसी एक पौधे के एक पुष्प पे पुंकेसर होगा और किसी दूसरे पौधे के कोई भी एक पुष्प पे स्त्रीकेसर होगा। और ये परागकण जो किसी माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा और परागन की क्रिया संपन्न करेगा। और इस प्रकार से पर परागन की क्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं कि पर परागन की क्रिया में पुष्प ये पौधे जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं। एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होते हैं क्योंकि इसमें दो अलग अलग पौधे हैं, जिसके एक पौधे पे पुंकेसर नर भाग है और दूसरे पौधे पे मादा भाग है। तो हम कह सकते हैं कि पर परागन की क्रिया जिस पौधे पे होती है वो पौधे एक लिंगी होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।